80% से भी ज्यादा हमारे साथ जितने भी हमारे लोग जुड़े हुए हैं, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं हो रखी। सफर कर रहे हैं वो, स्ट्रगल कर रहे हैं वो। और क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने खुद फाइनेंशियल प्लानिंग को नहीं समझा। समझना चाहते हो? आओ समझाता हूं, डिटेल में लेके चलता हूं उधर। पूरा 2 घंटे जितनी डिटेल में हम चलेंगे ना, सबको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में ये पूरी की पूरी जो गेम है वो गेम है क्या, ये एक्चुअल में ये पूरी की पूरी गेम क्या है। अब इस गेम को समझने के लिए हमारे को समझना पड़ेगा टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो जब हमने ये समझा कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, जब हमने फाइनेंशियल प्लानिंग को कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश की, हमने ये समझा कि क्या हम उन कैटेगरीज में फॉल करते हैं, और हमारा जवाब ये निकल के आता है कि यस, समहाउ हम भी उस कैटेगरी में हम फॉल कर रहे हैं कि अल्टीमेटली जितने भी लोग हैं उन्हीं की तरह हमारी जिंदगी भी चल रही है, उन्हीं की तरह हम भी कहीं ना कहीं जद्दोजहद में हैं, उन्हीं की तरह हम भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। शायद हमारे पास भी 6 महीने सैलरी नहीं आएगी तो, या इनकम नहीं आएगी, कमीशन नहीं आएगा तो हमारा घर चलने में दिक्कत आ जाएगी। शायद हम भी क्रेडिट कार्ड के ऊपर जी रहे हैं, शायद हमने भी लोन ले रखा है, हो सकता है। तो जब हमने ये समझा कि सारी की सारी चीजें फाइनेंशियल प्लानिंग के लैक की वजह से हैं, तो हमें समझने की जरूरत है कि जिस फाइनेंशियल प्लानिंग वर्ड को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, वो बेसिकली वो सारी चीज होती कैसे। हमने कह तो दिया कि यहां से लेकर यहां तक, बट वो होता कैसा है, तो उसमें क्या क्या आता है, आइए समझाता हूं। और ये पूरी की पूरी कथा, ये पूरी की पूरी स्टोरी, ये पूरी की पूरी जो डिस्कशन है, ये पॉइंट वाइज 7 पॉइंट में डिवाइडेड है। क्या क्या आता है इसमें? इसमें कैश फ्लो प्लानिंग आती है, इसमें रिटायरमेंट प्लानिंग आती है, इसमें टैक्स प्लानिंग आती है, इसमें चिल्ड्रन फ्यूचर प्लानिंग आती है, इसमें इंश्योरेंस प्लानिंग आती है, स्टेट प्लानिंग आती है, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग आती है। और ये सब डिटेल में हम समझेंगे किस तरीके से। आइए 1 बाय 1 मैं स्टार्ट करता हूं और आपको बताता हूं। स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो प्लानिंग से। तो कैश फ्लो प्लानिंग क्या होती है? जब भी आप किसी क्लाइंट से मिलो ना दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, ऑल्दो मैं आपको बाद में पूरा का पूरा रिपीट करके भी बताऊंगा, 5 मिनट के अंदर किस तरीके से प्रेजेंटेशन देनी होती है वो मैं आपको बताऊंगा, बट अभी आपको थोड़ा सा उसका ग्लिम्प्स दे देता हूं। मैंने क्या बोला था आपको, और यहां पे वो पॉइंट मत भूलना। मैं हमेशा बार बार एक ही बात बोलता हूं दोस्तों, देखो जिंदगी में जब हमने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कदम रखा, ठीक है, तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कदम रखते ही हमें बता दिया गया कि भाई साहब आपकी ये पॉलिसी, आपको ये पॉलिसी बेचनी है। पर परेशानी की बात क्या है, हमें वो पॉलिसी बेचना बता दिया गया और पूरी दुनिया ने अपने ऊपर एक ठप्पा लगा दिया, इंश्योरेंस एजेंट, और लोग कतराने लग गए। वो आपके मेरे हर इंश्योरेंस एजेंट के साथ होता है, हर इंश्योरेंस एक पॉइंट ऑफ व्यू पे बड़े से बड़े इंश्योरेंस एजेंट के साथ भी होता है, क्योंकि उसने अपने आप को लिमिट कर लिया एक शब्द के साथ, जिस शब्द के आगे आता है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस के अलावा वो किसी चीज के लिए बात नहीं करता, तो वो एक लिमिट क्रिएट हो जाती है। हमें बोल दिया गया भैया कुछ भी करो, साम दाम दाम दंड भेद, आप जाके अपनी पॉलिसी बेचो। किस लिए आया हूं मैं यहां? बस पॉलिसी बेचने आया हूं। उसमें कोई बुराई नहीं है दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूं, उसमें कोई बुराई नहीं है। दुनिया का हर सेल्समैन अपना माल बेचता है। आप जिस कंपनी में काम करते हो आप उसी का माल बेचोगे। आप अमूल के अगर डिस्ट्रीब्यूटर हो तो आप अमूल ही बेचोगे, आप बॉर्नवीटा के हो तो बॉर्नवीटा ही करोगे, आप ब्रिटानिया के हो तो ब्रिटानिया ही करोगे, आप मदर डेयरी के हो तो मदर डेयरी करोगे, आप वही करोगे, उसमें कोई बुराई नहीं है। बट समझने की बात यह है कि दोस्तों जब हम बहुत आसानी से काम कर सकते हैं, देन व्हाई इतना। मैं कई बार अपने एग्जांपल्स में बताता हूं कि एक नदी है, नदी में हम अचानक गिर जाते हैं, तो एक तो तरीका यह है कि हम पूरा नदी के बहाव के अगेंस्ट चले, बहुत तेजी से सामने से पानी आ रहा है, हम उसमें हाथ मारें, किसी तरीके से अपने आप को पूरी जद्दोजहद करें, हाथ मारते 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 मारते। हो सकता है लोग उसमें भी सफल हो जाते हैं, ऐसा नहीं उसमें नहीं होते, बट कम परसेंटेज होती है। अब हम हाथ मारते रहें किसी तरीके से, बस हम पार लग जाएं। एक तो वो तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि जब बिना विपरीत जाए, बिना लहर के अगेंस्ट जाए काम बन सकता है, अगर बस मैं अपने आप को वापस मोड़ दूं, अपना मुंह दूसरी तरफ कर लूं और लहर के साथ साथ चलने लग जाऊं। लहर चल रही है, मैं भी लहर के साथ चल रहा हूं,
लहर मुझे सपोर्ट कर रही है आगे बढ़ने के लिए। और मेरा सेशन, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, आपको बैक लेके जाता हूं कि ये पूरा का पूरा मेरा जो सेशन है, ये सेशन एक स्टेटमेंट के चारों तरफ, इस स्टेटमेंट को अपने दिमाग से मत जाने देना, क्योंकि ये स्टेटमेंट ही सर्वे सर्वा है। क्या स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट है कि बोलो वो जो सामने वाला सुनना चाहता है, और लेकर कहां जाओ? लेकर वहां जाओ जहां तुम ले जाना चाहते हो। दोस्तों यही तो अल्टीमेट पर्पस है, यही तो अल्टीमेट पर्पस है। अगर हम ये जितनी भी बातें, हमें अगर प्रवाह के अगेंस्ट नहीं चलना, हमारे को अलग तरीके से प्रवाह के अगेंस्ट नहीं जाना, और बड़े आराम से तैरते तैरते सफलता पानी है, और वो सफलता पाना अगर पॉसिबल है तो फिर क्यों हम आराम से उसकी लैंग्वेज में बात करते करते, उसको जो पसंद है बात करते करते अभी उसको लेके जाएंगे। मैं अभी तो आज आपसे फाइनेंशियल प्लानिंग, मैंने इंश्योरेंस की तो बात तो नहीं की, मैं फाइनेंशियल प्लानिंग आपको सिखा रहा हूं, पर आपको अभी रियलाइज होना शुरू हुआ होगा धीरे धीरे कि हाँ यार हम कहीं लैग तो कर रहे हैं। चलो समझते हैं, अब दिमाग में आपके क्या आएगा कि पर हमारे को ये नहीं समझ आ रहा कि इसमें क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। तो जब मैं आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की अभी और नॉलेज दूंगा, अंदर तक कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो प्लानिंग में मैं अंदर जा चुका हूं, तो जब इन सारे सातों पॉइंट को आप समझ जाओगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा आप लैग कहां कर रहे हो। तो क्या क्या पॉइंट होते हैं, वो फाइनेंशियल प्लानिंग के टूल समझो सारे के सारे, क्या प्लानिंग के टूल्स हैं। और हमेशा याद रखना कि इस पूरे प्रोसेस में सीखना सब कुछ है, लास्ट में उसी में से कुछ निकालेंगे और बोलेंगे वो जो सामने वाला सुनना चाहता है, लेके वहां आएंगे जहां हम लाना चाहते हैं। तो पहले अब अगले 15 मिनट के लिए शांति से सीट पे आराम से बैठ जाओ और ये पूरे 7 के 7 पॉइंट समझो, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग में आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। क्लाइंट को, सामने वाले को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, ह्यूज लेवल पे कोई ज्ञान नहीं देंगे अपन, बट हम पहले समझ लें, क्योंकि अपनी समझ पक्की होनी चाहिए। सिर्फ प्रेजेंटेशन नहीं सीखनी, हो सकता है कोई उसमें ज्यादा समझदार निकल आए या कोई और डिटेल में बात करे, तो हमारे को पूरी डिटेल पता होनी चाहिए। तो आइए एक एक पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। तो क्या है भाई, देखो कैश फ्लो प्लानिंग से समझाता हूं क्या है कैश फ्लो प्लानिंग। कैश फ्लो प्लानिंग को आसान भाषा में समझाऊं मैं आपको, बहुत आसान भाषा में समझाता हूं, और ये फाइनेंशियल प्लानिंग का एक टूल है, कैश फ्लो प्लानिंग। आप सब लोगों ने कभी बांध देखे हैं? बांध, मैं अपने क्लाइंट से पूछता हूं कि सर कभी बांध देखा है आपने? बोले हाँ। सर किस लिए काम आता है? बोले वो पानी को रोकने के लिए। मैंने कहा नहीं सर, रोकने के लिए नहीं, पानी को बचाने के लिए, पानी को संभालने के लिए। कि एक वक्त आता है जब बारिश आती है और बारिश में बहुत पानी आता है, उस पानी को एक पर्टिकुलर जगह पे बांध से रोक दिया जाता है, और जब पानी नहीं गिरता तो उस बांध को खोल के उस पानी को यूज किया जाता है कि भाई जहां जहां पानी नहीं है, जहां जहां सूखा पड़ रहा है, वहां वहां पे पानी को पहुंचाया जाए। सर हमारी जिंदगी भी ना एक बांध की तरह है, और हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग भी एक बांध की तरह है। आज हमारी जिंदगी में सर पैसों का इनफ्लो है, हो रही है बारिश, पैसा आ रहा है ऊपर वाले की दया से, बट एक टाइम आएगा सर पैसा नहीं होगा, सूखा पड़ेगा। तो जब हमें पता है कि एक वक्त आएगा जब हमारी इनकम नहीं होगी, सूखा पड़ेगा, हमारी जो अर्निंग है वो बंद हो जाएगी, तो क्यों ना हम आज एक बांध बनाएं, जिस बांध में ये जो बरसात हो रही है इसके पानी को, यानी कि पैसे को बचत कर लें। कल जब हमारे पास, हमारी जिंदगी में सूखा आएगा, यानी हमारे पास इनकम नहीं होगी, तो इस बांध को खोल देंगे और इसमें से जहां जहां जरूरत है उस हिसाब से उस पैसे को यूज करते रहेंगे। सर यही तो है पूरी की पूरी कैश फ्लो मैनेजमेंट। कितनी इजी भाषा में समझ में आ गई? अब इतना ही इजी है पूरा का पूरा, कोई फाइनेंशियल प्लानिंग, कोई जोड़ तोड़, कोई। और आज जब हम इसे कंप्लीट करेंगे ना, तो मैं मजे की बात आपको बताऊंगा लास्ट में, मुझे याद नहीं दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बताऊंगा ही, क्योंकि मुझे पता है कि वो होगा, बताऊंगा, ठीक है। कैश फ्लो पहला, देखो उसके 7 पॉइंट थे। पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग 7 पार्ट में डिवाइड होती है। आप अपने क्लाइंट्स को कह सकते हो कि सर पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग के 7 पॉइंट होते हैं, उनमें से पहला होता है कैश फ्लो। और कैश फ्लो की जब हम बात करते हैं तो कैश फ्लो को सिंपल से हमें डिस्क्राइब करने के लिए हमने क्या किया, हमने नॉर्मल एक बांध के एग्जाम्पल से समझा। और इसमें एक और चीज आती है कि देखो यहां लिखा हुआ है, इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ योर इनकम एंड एक्सपेंसेस, यानी कि क्या हमने हमारी इनकम और एक्सपेंस का हिसाब रखा। तो सामने वाले को आप कह सकते हो कि सर अभी मेरा आपसे ही क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग मेरे लिए क्लाइंट बने हुए हो, मैं आपसे ही सवाल करता हूं, क्या आपके पास
महीना दर महीना दर महीना दर महीना दर महीना, यानी रेगुलर मंथली बेसिस पे आपकी इनकम और आपके सारे एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड है। जवाब आएगा नो। इनकम और एक्सपेंस को मैनेज करना ही कैश फ्लो होता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है। बहुत सारे लोग मैं देखता हूं आज के टाइम में, कई सारे नए बच्चों की जॉब लगती है, सबसे पहले क्या करेंगे, आईफोन लेना है। कितने का? 1 लाख रुपए का। कैसे लोगे? 8,000 रुपए महीना EMI। कितने सारे लोग आप देखोगे, और आपके क्लाइंट्स में दिमाग लगा के देखो, अभी दिमाग में लोग आएंगे। कितने ऐसे लोग आपको दिखते हैं जो आज फेसबुक पे आपको उनकी बेहतरीन पोस्ट दिखेंगी। बेहतरीन पोस्ट। कैसी पोस्ट? ओ मैं मनाली में वो बर्फ वो कर रहे हैं, वो सिंगापुर गए हैं, वो स्विट्जरलैंड गए हैं और वहां पे एंजॉय कर रहे हैं, वो पार्टी कर रहे हैं। हर थोड़े थोड़े टाइम में बड़ी अच्छी अच्छी सेल्फीज होंगी उनकी। ऐसे लगेगा यार जिंदगी हो तो इस इंसान के जैसी हो, क्या बढ़िया जिंदगी है यार, क्या मार्वलस जिंदगी है। बट वही इंसान LIC की किस्त नहीं भर पा रहा, वही इंसान क्रेडिट कार्ड के कर्जों में डूबा हुआ है। क्यों? मारो ना स्वाइप, बाद में EMI। घर ले लिया लोन पे, कैसे होगा? EMI। और EMI क्या है? what do you mean by EMI? दोस्तों, EMI वो चीज है, वो इनकम है जो आप फ्यूचर में कमाने वाले हो। यानी आप जो अपनी जिंदगी में, अपने फ्यूचर में जो पैसा कमाओगे, उसको आपने आज ही स्वाहा कर दिया। आईफोन तो आपने आज एंजॉय कर लिया, बट उस आईफोन को एंजॉय करने के बाद अब आप 1 साल के लिए बंद गए कि आपको ये 8,000, 9,000, 10,000 रुपए की किस्त देनी है। यानी फ्यूचर में आने वाली इनकम को आज स्वाहा करने का नाम है EMI। लोग लगे पड़े हैं, क्रेडिट कार्ड स्वैप, पर्सनल लोन, गाड़ी को, मोबाइल क्या, टूर्स क्या, मस्ती क्या, फॉरेन ट्रिप क्या, सब चीजें। लाइफ सीम्स टू बी वेरी हैपनिंग, बट इन एक्चुअल क्या होता है? सोचिए क्यों हुआ ये? कैश फ्लो मैनेजमेंट ही नहीं था। इनकम और एक्सपेंसेस के बीच में कोई तालमेल ही नहीं था। इनकम और एक्सपेंसेस के रिकॉर्ड ही नहीं बनाए, क्योंकि जिस मोमेंट आप अपनी डायरी में इनकम और एक्सपेंस के रिकॉर्ड में आज आप लोगों को पहला, आपके मेंटर का पहला मैं आपको ज्ञान देने जा रहा हूं आपकी जिंदगी के लिए। आज से अपने एक्सपेंसेस को लिखना शुरू करो। अपनी इनकम लिखो, एक्सपेंस लिखो, और एक भी एक्सपेंस ऐसा मत करना जो मिस करो। और महीने के एंड में अकाउंटिंग करो उसकी, कितना था, कितना खर्चा हुआ और क्या क्या हुआ। अगले महीने खर्च करने से पहले आपका ज़मीर आपको आवाज देगा कि पिछले महीने 50,000 कमाए, 60,000 रुपए खर्च कर दिए, 10,000 अपने कहीं से निकाले या क्रेडिट कार्ड के देने। इस बार एक्सपेंसेस वो करने नहीं देगा। उससे डर लगता है हमारे को, और आपको नहीं, आपके क्लाइंट को भी। वो कैश फ्लो मैनेजमेंट नहीं करता, कैश फ्लो को का प्रोविजन नहीं करता। दैट इज द रीजन कि कहीं ना कहीं आज लोग, भले ही उनकी लाइफ कुछ भी दिखती हो, दे आर स्ट्रगलिंग। वो कर्जों में है, वो परेशानियों में है, स्ट्रगल में है। तो यहां मैंने लिखा इनकम एंड एक्सपेंसेस का जो रिकॉर्ड है वो पूरा का पूरा मेंटेन करना क्या कहलाता है? वो कहलाता है कैश फ्लो प्लानिंग। और ये कैश फ्लो प्लानिंग हमारे को हमेशा वर्कआउट करनी चाहिए। ये मेरा आप लोगों को भी कहीं ना कहीं एक कह लीजिए कि एक सुझाव है, एक सजेशन है, एक आप लोगों को इंस्ट्रक्शन है कि ये करो। मैं 1 साल बाद आपको सेम सिचुएशन में नहीं देखना चाहता, एंड आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। आप भले ही किसी भी गांव में, किसी देहात में, किसी शहर में, किसी सिटी में, किसी देश में इस वक्त बैठे हो, अगर आप मेरे साथ एसोसिएटेड हो, अगले साल मैं तुम्हारे को इस जगह पे नहीं देखना चाहता जहां पे आज हो। इस 1 साल में जिंदगी बदल जाएगी। बस कैश फ्लो प्लानिंग करो, लिखना शुरू करो। और यही अब आप आने वाले टाइम में अपने क्लाइंट को भी बताओगे। समझ रहे हो? अभी तो मैं आपको क्लाइंट बना के बता रहा हूं।
एंड दिस इज नॉट रिलेटेड टू क्लाइंट। आपको ये समझना पड़ेगा कि इससे रियल में एक सेविंग हैबिट, एक माइंडसेट, एक डिफरेंट एक्सपेंसेस को लेके हमारी सोच बननी शुरू होती है। ये जितनी भी शो ऑफ वाली दुनिया है ना, जितनी दिखावों वाली दुनिया है, ये दुखती रग है लोगों की। और जब आप उनकी दुनिया में एंटर कर जाते हो, जब आप उनकी दुखती रग के ऊपर हाथ रखते हो तो उन्हें समझ आता है। जब आप उनसे इस मुद्दे के ऊपर बात करते हो तो उन्हें समझ आता है कि नहीं यार, हमने नहीं बनाई। तो कहना सर आप तो पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग में ये मिस कर गए। ये सोचो, ये हर किसी ने मिस किया हुआ है। खैर, क्लाइंट से कैसे बात करनी है अभी मैं आपको बताऊंगा 5 मिनट में, पूरा रिवाइंड करवाते हुए, डोंट वरी, ठीक है। बट अभी पहले खुद तो समझो। दूसरी चीज समझते हैं भाई, चलो अभी एक्सपेंडिचर और सारी की सारी चीजें समझ में आई। दिस इज टू इंश्योर, एक और बात है कैश फ्लो से रिलेटेड कि क्यों ये करने की और ज्यादा जरूरत है। दिस इज टू इंश्योर यू हैव द रिक्वायर्ड अमाउंट व्हेन एवर नीडेड। अब दोस्तों, मैंने ना पिछले 5 साल में लोगों को देखा, कई सारे लोगों ने क्या किया, म्यूचुअल फंड में सेविंग की, इक्विटी में सेविंग की। कई लोग समझते नहीं हैं, मानते नहीं हैं। कुछ फाइनेंशियल प्लानर्स ने, कुछ एनडीडीवी ने, कुछ किसी ने मतलब करते करते यूट्यूबर्स ने, लोगों ने म्यूचुअल फंड करना शुरू किया, विच इज नॉट बैड। देखो, मैं भी सेव करता हूं, मैं म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगाता हूं, इक्विटी में भी लगाता हूं, बट कब लगाता हूं? जब आज मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ खड़ा हूं। बताऊंगा अभी सेशन के बीच में बताऊंगा, तब करता हूं। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि फाइनेंशियल पिरामिड जो मेरा कॉन्सेप्ट है ना, वो सर्वे सर्वा है। आज तो पूरा देश जान चुका है कि सुमित श्रीवास्तव जो फाइनेंशियल पिरामिड बताते हैं, कई लोगों को पता चल चुका है। बट वो फाइनेंशियल पिरामिड ही सार्वभौमिक सत्य है, सबसे बड़ा। उसके बेस पे आप दुनिया के किसी भी बंदे को कन्विंस कर सकते हो। बट आज क्योंकि हम फाइनेंशियल प्लानिंग के सारे टूल्स को समझ रहे हैं, तो उसका एक वो छोटा पार्ट है, तो इसको डिटेल में समझा रहा हूं आज मैं। उसका एक छोटा सा पार्ट है फाइनेंशियल पिरामिड, उससे भी काम हो जाता है, ठीक है। बट बड़े वाले को समझो आज। तो ये दुखती रग है। और कहीं ना कहीं आज हम ये देखते हैं कि जितने भी कहीं ना कहीं कह लीजिए कि फाइनेंशियल प्लानर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने म्यूचुअल फंड को खड़ा तो कर दिया, बट किसी आदमी ने, मान लो किसी के बच्चे की शादी 5 साल बाद होनी थी, 2020 में होनी थी, ठीक है। अब वो पिछले 5 साल से बचत कर रहा था, क्या सोचते हुए कि यार मैं 5,000 रुपए महीना, साल के 60,000 रुपए, और 5 साल सेव करूंगा, 3 लाख रुपए, वो 3 लाख के 4 लाख बन जाएंगे। यही दिखाया जाता है, इसी तरीके से बताया जाता है। अब रियल में सिचुएशन क्या आ गई, उसके बाद आपको भी पता है मार्केट कितना गिर गई। वो तो यूएस इलेक्शंस का भला हो कि जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मार्केट को इतना ज्यादा वहां पे पैकेजेस दिए गए कि मार्केट संभल गई, वरना आज इतनी क्रिटिकल स्टेज में लोग होते कि संभाले नहीं संभलता मामला। बट हुआ क्या, रिजल्ट क्या निकला कि किसी ने मान लो 2020 से पहले 2015 से प्लानिंग की होती, 2020 में तो उसके जो 3 लाख रुपए सेव हुए थे वो 1.5 लाख रुपए भी नहीं रह गए। तो क्या उसे एडिक्वेट टाइम पे, जो रियल टाइम था, उस पे वो पैसा मिला? दैट इज नोन एज कैश फ्लो प्लानिंग। कि हमारे को इस तरीके से प्लान करना है कैश फ्लो में कि हम एक पर्टिकुलर अमाउंट, जो हमारा फाइनेंशियल गोल है, उसके हिसाब से जो रिक्वायर्ड टूल है उसी में डालें। जोश में आके नहीं, जोश में आके होश नहीं खोना है कि बस म्यूचुअल फंड की जो हवा चल रही है उसमें चले गए, शेयर्स में लगा दो जी, शेयर्स की हवा चल रही है, नहीं। इसीलिए आपको भी ये समझने की जरूरत है, हर किसी को ये समझने की जरूरत है कि डिफरेंट टूल्स हैं। आज अभी हम सेशन में बात करेंगे डिफरेंट टूल्स की, कि क्या क्या टूल्स है। लास्ट तक मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कैसे आपके पूरे फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या क्या होना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, क्या टूल्स करने चाहिए, सब बता दूंगा। अभी बहुत टाइम है हमारे पास, आज हम डिटेल में समझाऊंगा मैं आपको। बट समझ आ रहा है आपको कि कैश फ्लो प्लानिंग में ही हम कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं लैग कर गए। दूसरा समझ लेते हैं, दूसरा क्या है? दूसरा है दोस्तों इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। अब ये इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का क्या है? देखो, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स आर 2 डिफरेंट एक्टिविटीज। वन हैज टू डू विद योर एक्सपेंडिचर व्हाइल द अदर हैज टू डू विद योर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इसको समझने के लिए एक बात को समझो। अगेन बात वहीं घूम के आई दोबारा से, कहां पे? के बोलो वो जो सामने वाला सुनना चाहता है, जो बिल्कुल जेन्युइन बात है, और फिर लेके वहां आओ जहां आप लाना चाहते हो। तो लेके तो अब बाद में आएंगे, अभी तो हम उससे बात कर रहे हैं जो पहली बात में उसे समझ आ गया कि हाँ, इनकम एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड हम नहीं बनाते,
और आप उसे ये नहीं कह रहे कि मैं बनवाने आया हूं, आप उसे बस बता रहे हो कि सर मैं फाइनेंशियल प्लानिंग आपसे डिस्कस कर रहा हूं, उसमें कैश फ्लो प्लानिंग आती है और उसमें ये आपके पास होना चाहिए, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है साहब। दूसरी चीज क्या है? इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेस्टमेंट क्या है दोस्तों, समझो बात को। आपने ना अपने वो, अगर मैं आपसे बात करूं तो मैडम जी आपने वो रख रखा होगा ना कहीं उस साड़ियों के बीच में पैसे रख रखे, नहीं रख रखे? डिमोनेटाइजेशन के बाद लोग डरने लग गए, वो नहीं तो वो जितने भी लोग ज्यादातर अभी भी करते हैं, चीनी के डब्बे में तो जरूर रखे होंगे पैसे आपने, या चावल वाले जो बॉक्स है उसके अंदर तो जरूर रखा होगा ना, आटे के अंदर तो नहीं रखे। मुझे सब पता है कहां पैसे रखते हो आप लोग। चलो जोक्स अपार्ट, बट यस समझो बात को, ये जो भी पैसा आपके घर पे रखा है, 100 रुपए अगर रखा है तो अगले साल वो 94 रुपए रह जाता है साहब। 94 क्यों? 94 क्योंकि 6% का इन्फ्लेशन है। वैसे तो 7-8% के भी दावे होते रहते हैं, चीजें होते रहती है, उस पर नहीं जाते, एवरेज फिगर ले लेते हैं, उसकी टेक्निकलिटी में नहीं जाते, वरना उस 6% का भी हम नहीं कह सकते, उसके अंदर भी कुछ टेक्निकलिटीज आ जाती हैं। वो आपको आने वाले सेशंस में चीजें जब और अंदर जाएंगे पता चलेगी, बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा। बट 6% को पकड़ लेते हैं इन्फ्लेशन रेट को। 6% अगर इन्फ्लेशन रेट है तो यानी कि 100 रुपया जो आपके घर पे रखा है अगले साल 94 हो गया, उसके अगले साल 6% और घट गया, उसके अगले साल 6% और घट गया, यानी जितना सामान आपको पहले 100 रुपए में मिलता था अब वो 106 रुपए में मिलेगा अगले साल से। ये इन्फ्लेशन का मतलब होता है। तो यानी कि अगर मैंने पैसे घर में रख रखे हैं, या सर अगर मैंने पैसे किसी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में लगा रखे हैं जिसमें मेरे को 6% का ही रिटर्न आता है, तो यानी कि मैं एट पार हूं। तो अगर मैंने अपने बैंक अकाउंट में रख रखे हैं, एफडी के रेट आज के टाइम में बहुत नीचे के लेवल पे आ चुके हैं, तो एफडी में, सेविंग बैंक अकाउंट में, करंट बैंक अकाउंट में तो कुछ मिलता ही नहीं है, तो ये जितनी भी जगहों पे पैसे रख रखे हैं आपने, उस पैसे का समझ लो वो पैसा माइनस हो रहा है। और दूसरी चीज, अगर आप कहते हो आपने किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में लगा रखा है जहां 6% का रिटर्न आ रखा है, तो आप उस पर एट पार हो। तो सर हमेशा जब हम इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हमारे को समझने की जरूरत है कि जो ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो इन्फ्लेशन को बीट कर सके, यानी 6% से ज्यादा, 8%, 9%, 10% का रिटर्न दे, ऐसी चीजों में पैसा लगाना, ऐसे इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाना कहलाता है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। ये भी आपकी पूरी के पूरे फाइनेंशियल प्लानिंग का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए और कहीं ना कहीं आपको ये कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा याद रखो कि अल्टीमेटली अगर आप इस चीज की बात करोगे तो सामने वाले को समझ में आएगा कि आप अनबायस्ड होकर बात कर रहे हो। दोबारा बोलो वो जो सामने वाला सुनना चाहता है, बेचो वो जो तुम बेचना चाहते हो, या मैंने वहां पे बड़ी यूज किया था, लेके वहां आओ जहां आप लेके आना चाहते हो। अभी तक सब कर्णप्रिय है नहीं है, सामने वाला वो जो सुनना चाहता है हम वही बात कर रहे हैं। इंश्योरेंस नहीं सुनना चाहता, हम इंश्योरेंस बोल नहीं रहे, पॉलिसी बोल नहीं रहे, है ना, कुछ भी हम ऐसी बात नहीं कर रहे। हम तो उससे कह रहे हैं भाई साहब, हम उसे कैश फ्लो प्लानिंग बता रहे हैं, हम उससे इन्वेस्टमेंट प्लानिंग बता रहे हैं। अच्छा ईमानदारी से बताओ, कोई लाइफ इंश्योरेंस एजेंट ऐसे बात करता है क्या? कोई लाइफ इंश्योरेंस एजेंट इन मुद्दों के ऊपर बात करता है क्या? तो अगर 14 लाख इंश्योरेंस एजेंट, सोचने वाली बात है, और आप सब लोग इतने समझदार हो कि इस छोटी सी बात को समझ पाओ बहुत आराम से कि कोई भी इंश्योरेंस एजेंट अगर एक चीज के ऊपर बात नहीं कर रहा, और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, चैनल्स हैं, जो भी प्लानर्स हैं, वो इस पे बात कर रहे हैं, तो क्लाइंट को तो वो अवेयरनेस आ रही है, क्लाइंट को तो वो चीजें पता चल रही हैं। तो पता चल रही हैं तो सामने वाला एक मोड में बैठा है कि ये आएगा और मैं इसको बोलूंगा नहीं भाई साहब, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को तो अलग रखना चाहिए। आऊंगा उसके ऊपर, बहुत गलत मिसकॉन्सेप्शन है, मैं आज पूरी तरीके से आपको समझा दूंगा, बिल्कुल गलत है कि इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट अलग अलग चीज है। बताऊंगा क्या है क्या नहीं, अभी बताऊंगा, इसी सेशन में बताऊंगा, डोंट वरी। बट समझने की बात क्या है? समझने की बात यह है कि ये जो मिसकंसेप्शन क्रिएट किया गया वो इस माइंडसेट के साथ बैठा है, और आप उसके पास जाके वही बात बोल रहे हो। वो कह रहा है यार ये कैसा बन रहा है, ये कह रहा है इंश्योरेंस की आपको जरूरत नहीं है, ये कह रहा है कि आप को ऐसे इंस्ट्रूमेंट में लगाना चाहिए। यानी बात तो हम, ये फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहा है, और वो बात कर रहा है जो मुझे किसी फाइनेंशियल प्लानर ने भी नहीं बताई।
ये सारी बातें फाइनेंशियल प्लानर भी नहीं कर रहे। तो सोचो आपकी इमेज क्या खड़ी हो रही है। जो 14 लाख इंश्योरेंस एजेंट पूरा मार्केट में रोम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, बार बार उनके घरों में आ रहे हैं, जिनको वो LIC एजेंट, टाटा का एजेंट, बजाज का एजेंट, इंश्योरेंस कंसल्टेंट, इंश्योरेंस एडवाइजर के नाम से जानते हैं, उसने कभी इस मुद्दे के ऊपर बात ही नहीं की। दोस्तों, सेल्समैनशिप ना सिर्फ एक चीज होती है, जुबान। जुबान के अलावा सेल्समैनशिप में और कुछ नहीं। और प्रेजेंस ऑफ माइंड भी है। पता चले सिर्फ जुबान, प्रेजेंस ऑफ माइंड, कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो हमने सीखा उसके ऊपर। इसलिए आपको 26 हफ्तों में सब सिखा रहा हूं। अब जुबान आपकी, और जुबान नरिश की जा सकती है, जुबान को डेवलप किया जा सकता है। सेल्समैनशिप सिर्फ जुबान की बात है। और जुबान क्या करना है, उसको वही चीजें सुनानी है जो वो सुनना चाहता है, और धीरे 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 उसको लेके आएंगे। कहां पे? अभी तो हम उसे फाइनेंशियल प्लानिंग समझा रहे हैं ना, अभी तो हम कोई बात नहीं कर रहे, हम उसके पास गए हैं। और ये सब जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, ये तो सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब 5 मिनट में पूरी डिटेल में समझाऊंगा ना, तो आप कहोगे सर सही बात है, तो 5 मिनट की प्रेजेंटेशन थी, हम तो इतना लंबा 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 सीखते चले गए। वो सिर्फ सिखाने के लिए, ठीक है, बताने के लिए, क्लाइंट को बताने के लिए 5 मिनट में बताएंगे। तो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में ये बता दिया। अब इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के बाद क्या? इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के बाद सर तीसरा पॉइंट जो आता है फाइनेंशियल प्लानिंग में, वो क्या होता है सर? वो होता है टैक्स प्लानिंग। क्या होता है? टैक्स प्लानिंग। सर, किसी बहुत बड़े अर्थशास्त्री ने बोला, और मैं आपको भी बता रहा हूं, सच में किसी बहुत बहुत समझदार इंसान ने बोला, और ये रूल है कि टैक्स इवेजन इज इलीगल। इवेजन का मतलब है कि आप कह सकते हो उसे दबा देना, उसको चुरा लेना है, टैक्स की चोरी कर लेना। तो टैक्स इवेशन, उसकी चोरी करना इलीगल है, बट टैक्स मिनिमाइजेशन, उसको रिड्यूस करना, दैट इज लीगल। ये एज पर लॉ दैट इज लीगल। अब सर, आपकी टैक्स प्लानिंग में मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, कि सर क्या आप इक्विटी में डील करते हैं? बोले हाँ, इक्विटी में डील करते हैं। तो कहना सर एक बात आप बताइए, मैं आपसे सिंपली आपसे पूछना चाहता हूं कि इक्विटी में जब आप डील करते हैं, इक्विटी का मतलब होता है दोस्तों शेयर, तो शेयर को इक्विटी बोलना शुरू करो। ये शेयर वगैरह वाली जो लाइन है ना, वो बहुत पुरानी हो गई। इक्विटी, आज के टाइम में एक ही वर्ड यूज होता है शेयर के लिए, इक्विटी। जितने फाइनेंशियल प्लानर वर्ड यूज करते हैं वो कहते हैं इक्विटी। तो कहना सर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट? बोले हाँ। कहना सर इक्विटी में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपने एक कोई शेयर खरीदा, वो शेयर बेच दिया। बोले हाँ। कहना सर जब आपने ये शेयर खरीदा और ये शेयर बेचा, तो आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी आ गई। क्या आपको ये बात पता है? तो पहली बात तो आपको कई लोग मिलेंगे जिनको ये बात नहीं पता कि उनके ऊपर टैक्स लायबिलिटी है। कहना सर दूसरी बात इससे ऊपर बताता हूं, अगर यही शेयर आप 1 साल तक होल्ड कर लेते, तो आप जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उससे बच जाते, और फिर आप दूसरी सेगमेंट में एंटर कर जाते, और 1 साल के बाद आप टैक्स को मिनिमाइज कर पाते। तो आपने ये शेयर 1 साल क्यों नहीं होल्ड किया? अब सर अगली जो स्टेटमेंट मैं देने जा रहा हूं, ये थोड़ी सी बुरी लग सकती है, बट विद ड्यू रिस्पेक्ट, बीइंग अ फाइनेंशियल प्लानर, मेरा ये बताना फर्ज है। मैंने क्या वर्ड यूज किया? बीइंग अ फाइनेंशियल प्लानर। अब मैं अपने आप को क्या बता रहा हूं? फाइनेंशियल प्लानर हूं क्या? इंश्योरेंस एजेंट हूं भाई। सिंपल सी बात यह है कि आई एम एन इंश्योरेंस कंसल्टेंट। बट सामने वाले को बोलो, वो जो सामने वाला सुनना चाहता है सर बीइंग, और ये लाइन अब इसके बाद आप कई बार सुनोगे, मैं कई बार बोलूंगा, बीइंग अ फाइनेंशियल प्लानर, मेरा फर्ज है कि मैं आपको ये बताऊं कि, और सर मैं ये आपका एक्सपीरियंस नहीं है सर, ऐसे ढेरों लोग हैं जो हमारे को ये बताते हैं कि पूरे जो ये इंट्राडे जो ट्रेडिंग करते हैं, जो इक्विटी में खरीदते बेचते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर आप देखोगे सर कुछ नहीं कमाया। इसमें सिर्फ अगर कमाता है तो एक आदमी कमाता है, पता है सर कौन? ब्रोकर। ब्रोकर के अलावा, जहां डीमेट अकाउंट खुला होता है, उसके अलावा कोई नहीं कमाता। क्यों? सुबह खरीदवाते हैं, शाम को बिकवाते हैं, सुबह खरीदवाते हैं, शाम को बिकवाते हैं, एक दिन खरीदवाते हैं, अगले दिन बिकवाते हैं। क्यों? उनका टारगेट ही वो है। उनका पूरा टारगेट, उनका पूरा सिस्टम, उनका पूरा बिजनेस ही मॉड्यूल ही ब्रोकिंग का है। ब्रोकिंग जो अर्न करते हैं वो। और आम आदमी की तो बस सोच में ही है, बस उसे लगता है मैंने कमा लिया। एक दिन कमाता है, दूसरे दिन कमाता है, 3 दिन कमाता है, एक दिन गिरती है मार्केट, बराबर हो जाता है। अब उससे ये बात ना जब आप करते हो तो वो रिलेट करता है, हाँ यार सही बात है, मेरा ब्रोकर तो यार खरीद।
बॉस अगले दिन से ना क्या ना सर आप मुझे बताएं कि ये बात आपको टैक्स मिनिमाइजेशन वाली, टैक्स प्लानिंग, आप फाइनेंशियल प्लानर की बात कर रहे हैं सर, हम फाइनेंशियल प्लानिंग की, तो अगर आपका कोई स्टॉक ब्रोकर है, कोई इक्विटी में डील करने वाला है, वो आपको बताना चाहिए था, या आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट को उनको बताना चाहिए था। वो अगले दिन से अपने ब्रोकर और अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से ज्यादा वैल्यू आपको देने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको वो चीज बताई जो उसको नहीं पता, या जो उसको कोई बता नहीं रहा अपने फायदे के लिए। तो आपने उसको बोला कि सर इस तरीके से किया जा सकता है। सेम विद म्यूचुअल फंड, इस तरीके से भी होता है। बट नॉर्मली लोग क्या करते हैं, लोग खरीदते बेचते हैं। तो सर हमारे को समझने की जरूरत यह है कि टैक्स को बचाया जा सकता है, विच कम्स अंडर टैक्स प्लानिंग। किसके अंडर आता है? वो टैक्स प्लानिंग के अंडर आता है। और दोस्त सर इसमें मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूं कि टैक्स लायबिलिटी को बचाने का जो काम है वो आपके सीए का हो सकता है, अगर वो आपको गाइड करते तो, ठीक है। बट बीइंग अ फाइनेंशियल प्लानर सर आप करवा लीजिएगा उनसे, मैं उम्मीद करता हूं आप आगे से इस चीज का ख्याल रखेंगे। बीइंग अ फाइनेंशियल प्लानर दैट वाज माय रिस्पांसिबिलिटी कि मैं आपको बताऊं कि टैक्स प्लानिंग भी जो है वो किसके अंडर आती है, फाइनेंशियल प्लानिंग में आती है। अब आपको समझ आ रहा है अभी तक कैश फ्लो प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, ये सारे पार्ट हैं दोस्तों, ये सारे पार्ट हैं किस चीज के, फाइनेंशियल प्लानिंग की। और हमने फाइनेंशियल प्लानिंग को क्या समझा है, म्यूचुअल फंड, इक्विटी, म्यूचुअल फंड, टर्म इंश्योरेंस प्लस म्यूचुअल फंड। इसके अलावा इस देश में कुछ नहीं हो रहा। इस देश की हवा को बदलना है और उसके लिए आपको ये सब चीजें सिखानी जरूरी है। इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि अब जब आप बाहर निकल के ये बातें करोगे ना सामने वाले से, तो इन बातों, जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, इन बातों का तोड़ना, आप बड़े से बड़ा कोई एनडीटीवी, कोई सीएनबीसी आवाज वाले बंदे के साथ वो बैठ जाए, वो आपके किसी, वो मनु सिंघवी के साथ बैठ जाए, ठीक है, वो किसी के साथ बैठ जाए, कोई काट नहीं सकता आपकी स्टेटमेंट को, क्योंकि यही रियलिटी है। वो कहेंगे सही बात है सर, ऐसे ही होता है, ये टैक्स इस तरीके से बचाया जा सकता है। अच्छा टैक्स बचवाया आपने क्या, मतलब आप तो नहीं कर रहे, आप तो इनकम टैक्स का काम नहीं करते, आप तो चीजें नहीं करते। अरे वो सीए करेगा ना यार, हम तो उसको बस ये दिखा रहे हैं कि भाई देख हम किस बला का नाम है, हम फाइनेंशियल प्लानर हैं। बीइंग अ फाइनेंशियल प्लानर, ये सारी की सारी बातें। और उसके दिमाग में क्या चल रहा है, नहीं यार ये इंश्योरेंस कंसल्टेंट नहीं है, ये तो फाइनेंशियल कंसल्टेंट है जो मुझे चीजें सिखा रहा है, मुझे चीजें बता रहा है। तो आपने टैक्स प्लानिंग बता दी, ठीक है, उसने टैक्स प्लानिंग समझ भी ली, उसे थोड़ा थोड़ा समझ भी आ गया कि यार सही बात है कि भाई इस तरीके से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या ब्रोकर ही कमाता है, या इस तरीके से बचाया जा सकता है, ये चीजें होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है रिटायरमेंट प्लानिंग। और रिटायरमेंट प्लानिंग का नाम आते तो मुस्कान आ गई होगी आप लोगों के चेहरे पे। आपने सोचा अरे यार अब आया अपना जीवन लाभ, अब आया अपना जीवन उमंग, अब आया अपना रिटायर एंड एंजॉय, है ना। नहीं इतनी जल्दी नहीं, ना ना गलती मत करना। ये अभी आप लोग मेरे स्टूडेंट हो, ये गलती कहते हैं लोहे पे हथौड़ा तब मारो जब वो पूरा गर्म लाल हो चुका हो, अभी तो आप बस उसको तपा रहे हो। अब वो सारी बातें बोलेंगे, अभी जल्दबाजी में नहीं, जल्दबाजी का काम खराब होता है, जल्दबाजी नहीं, लाएंगे, बेचेंगे तो अपनी उमंगी, बेचेंगे तो अपनी लाभ ही, बेचेंगे तो कन्यादानी, या बेचेंगे तो संचय, या किड्स प्लस, जितने जिस किसी भी, मतलब बेचेंगे तो इंश्योरेंस ही। पर कैसे, अभी तक हम उसे एहसास करा रहे हैं कि हम एक फाइनेंशियल प्लानर हैं। और 3 पॉइंट मैंने आपको बताए जो आपको अपने आपकी जिंदगी में, ऑन ए सीरियस नोट, आपको आपकी जिंदगी में भी चेक करने हैं। कौन कौन से? पहला कैश फ्लो, दूसरा, तीनों पता है ना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको माइंड के साथ चलना है और आपको ये समझना है कि हम ओके गॉट इट। सो नाउ व्हाट, नाउ व्हेन वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, जब हमने इसके बारे में डिस्कस किया तो हमारे को समझना, एक सेकंड मैं आपके सामने ये ले आता हूं, ओके ठीक है, सॉरी ये हो गया रिटायरमेंट प्लानिंग। तो रिटायरमेंट प्लानिंग का क्या है, रिटायरमेंट प्लानिंग की जब दोस्तों बात आती है तो रिटायरमेंट प्लानिंग में हमारे को समझना है कि सब जितने भी हमारे जानकार, जितने भी हमारे लोग, जितने भी चीजें हैं, वो सारे के सारे इंश्योरेंस एजेंट की परेशानी क्या, परेशानी सिर्फ एक, क्या परेशानी, कि हर किसी के पास जाओ वो कहता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करनी,
16 साल की पॉलिसी नहीं खरीदनी, 21 साल की पॉलिसी नहीं खरीदनी, 25 साल की पॉलिसी नहीं खरीदनी। तो वो क्या करता है, वो बार बार सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करता है, किस चीज के ऊपर, वो